एक आदमी एक सवाल कर ले, मैं सबका जवाब दूंगा आराम से। ओवैसी साहब, जितनी भी जगह पर आपकी आज ये सभा और जनसंपर्क है, ये सीधे तौर पर माइनॉरिटी का जो बाहुल्य इलाका है वहाँ, लेकिन राजस्थान का अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें तो तकरीबन 15 जिलों में 36 सीट्स ऐसी हैं जो मुस्लिम वोटर डोमिनेटिंग कही जा सकती है। तो ऐसे में क्या आपका फोकस, चूंकि पहले चरण में आप 13 जिन जगहों पर जा रहे हैं, वो मुस्लिम वोट बैंक ही रहने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो पूरे राजस्थान का मेरा प्रोग्राम बन चुका है। आज एक उसका पहला सिलसिला शुरू हुआ है, तो हम राजस्थान के पूरे राजस्थान में जाएंगे, हर मुकामात पर जहां तक पॉसिबल है उन जगह पर जाकर मुलाकात करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। सर, जिस तरीके से मदरसों पर आपने सवाल उठाया, सर्वे पर आपने सवाल उठाया, यूपी में, उत्तर प्रदेश में सर्वे हो रहा है, इसके साथ साथ उत्तराखंड के सीएम ने भी ये कहा है कि मदरसे जो है उनका सर्वे होगा। देखिए, एक बात आप तमाम को और देश को समझने की जरूरत है कि सर्वे सिर्फ अनएडेड मदरसों का क्यों हो रहा है, सर्वे आरएसएस के चलाए जाने वाले स्कूल्स का क्यों नहीं हो रहा है, जो उनके स्कूल्स हैं जिसको शिशु विहार या जो भी कहा जाता है उसका सर्वे क्यों नहीं हो रहा है, सर्वे मिशनरी के स्कूल्स का क्यों नहीं हो रहा है, सर्वे प्राइवेट स्कूल्स का क्यों नहीं हो रहा है, सर्वे गवर्नमेंट के स्कूल्स का क्यों नहीं हो रहा है, उसमें कितनी बिजली है, कितने पीने का पानी है, कितने टॉयलेट्स हैं। तो सिर्फ एक समुदाय के अनएडेड मदरसों का सर्वे करना मेरी नज़र में ये टारगेटेड सर्वे है, और इसके जरिए से बाद में फ्यूचर में इनको तंग किया जाएगा, तकालीफ दी जाएंगी। और इसीलिए मैंने कहा कि छोटा एनआरसी है ये। तो आपको अगर सर्वे कराना है, अगर आप वाकई में सच्चाई जानना चाहते हैं कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो आप सबका सर्वे कराइए ना। आप क्यों शर्मा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? आप सिर्फ एक अनएडेड मदरसों का जो मुसलमानों के ज़कात से, उनके सदक़े से या उनके पैसों से चलते हैं, आप उनमें जाकर सर्वे करने का एक ही मकसद है कि इसको टारगेटेड सर्वे है और उनको तंग किया जाए बाद में। और आर्टिकल 30 के तहत सरकार को समझना चाहिए कि आर्टिकल 30 के तहत मदरसों को बनाया गया, संविधान के जो बेसिक फंडामेंटल राइट है। और इससे जुड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में सर्वे को लेकर खानी तहसील आप अगर वही रिपीट करेंगे तो नुकसान आपका होगा, मैं वो जवाब दूंगा, सोच लीजिए। तो उनको लिखे हैं क्योंकि भारत सरकार पहली मर्तबा मोदी की हुकूमत 17 सितंबर के दिन उसको सेलिब्रेट कर रही है, तो हमने कहा कि आप उसको इंटीग्रेशन डे के तौर पर मनाइए। इंटीग्रेशन एक प्रॉपर वर्ड होगा, अब वो उसको मानते हैं या नहीं माने हैं वो उनके ऊपर मुनस्सिर है। मगर एक बात समझने की जरूरत है कि जब हैदराबाद की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस वक्त आरएसएस कहीं पर नहीं थी, दूर दूर तक नहीं थी आरएसएस, कहीं पर नहीं थी आरएसएस ना। अब जैसा आज हैदराबाद का जो इलाका है वो कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी है, बाद में उसको लैंग्वेज की बुनियाद पर स्टेट्स बनाए गए, जब तो थे ही नहीं ये लोग। तो हर चीज को इनको अप्रोप्रिएट करना क्योंकि इनके पास कोई है ही नहीं, तो इसलिए बेचारे कोशिश करते रहते हैं। लेकिन को वो लोग हाइप करना चाहते हैं, किसको? नारायणपल्ली में जो देखिए, मैं आपको जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने ऐलान किया था उस वक्त मैंने कहा था कि पंडित सुंदरलाल की एक रिपोर्ट है, जब हैदराबाद में इंडियन आर्मी आई थी, उसको पुलिस एक्शन कहना भी गलत है, जब इंडियन आर्मी आई थी तो बाहर का कोई आदमी अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। तो उस वक्त के प्रधानमंत्री और उस वक्त के होम मिनिस्टर और डिप्टी होम मिनिस्टर और कैबिनेट की तरफ से पंडित सुंदरलाल को यह कहा गया कि आप हैदराबाद और उन इलाकों में जाइए। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि 16 डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने विजिट किया, और उनके विजिट के दौरान जनरल JN चौधरी साहब भी साथ थे जो आर्मी के हेड थे, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उस वक्त हैदराबाद में 20 से 40 हजार लोगों का कत्ल हुआ है, उनको मारा गया है। और उन्होंने कई जगह जाकर एविडेंस भी ली, कई जगह पर जाकर पंडित सुंदरलाल ने लोगों को अमन से रहने की, भाईचारगी पैदा करने की बात की, और उन डिस्ट्रिक्ट्स का भी जिक्र किया। और वो रिपोर्ट आज भी दिल्ली के नेहरू मेमोरियल में मौजूद है।
उस रिपोर्ट का जिक्र जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी राज्यसभा में उसका जिक्र किया गया था और इंदिरा गांधी ने आकर कहा था कि ये रिपोर्ट के ताल्लुक से ज्यादा बात नहीं करना बेहतर होगा। तो सच्चाई ये है और वो पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट है और पंडित सुंदरलाल उस वक्त के बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े क्रेडिबल नेता थे, बड़ी उनकी माने इज्जत की निगाहों से उनको देखा जाता। पंडित सुंदरलाल, काजी अब्दुल गफ्फार, ये सब लोग जाकर विजिट करके रिपोर्ट दी गई थी भारत सरकार को। आपकी पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी ने भी रचना की है, मुझे लगता है कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कितना कॉम्पिटिशन आपको मिलेगा? कितना कंपटीशन? तो देखिए अभी हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले आप लोग माइक लगाने में ही कंपटीशन कर रहे थे। तो कंपटीशन जिंदगी की हकीकत है, उसमें कंपटीशन होना चाहिए, क्यों नहीं होना। और कंपटीशन होगा, बिल्कुल होगा, हम तैयार हैं उस कंपटीशन के लिए। उसी कंपटीशन में जीतने के लिए हम आए हैं और आते रहेंगे। अभी खाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस, खाली नहीं है क्या? प्रदेश कार्यकारिणी का अभी तक डिक्लेरेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आपकी कोई कार्यकारिणी ना हो चुका है, हो रहा है और आइंदा भी होगा। आप बिल्कुल मुतमईन रहिए। वैसे साहब, पश्चिम बंगाल में आप लड़ लिए, उत्तर प्रदेश में लड़ लिए, लेकिन AIMIM को वो सफलता नहीं मिल पाई, जबकि मुस्लिम वोट बैंक राजस्थान की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में राजस्थान में आपको क्या ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी की यहाँ? देखिए, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मैं बोलता रहा कि बीजेपी को समाजवादी नहीं हरा पाएगी। आप मेरे 190 के करीब मेरे भाषण है, जिसमें से 80-90% मैंने इस बात को दोहराया, उसमें सच साबित हुआ। समाजवादी को जितना मुस्लिम वोट मिला शायद ही उनकी हिस्ट्री में इतना मिला होगा। और अखिलेश यादव, मैंने कहा था कि इनकॉम्पिटेंट लीडर है, वो नहीं हरा पाएंगे भाजपा को, सच साबित हुआ। तो अब लोगों में उत्तर प्रदेश में ये अवेयरनेस पैदा हो चुका है कि भाई हमने इन वोट देकर अपना ही नुकसान कर लिया, क्योंकि कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई नाइंसाफी के खिलाफ बोलने वाला नहीं है। अब जैसा मिसाल के तौर पर मदरसों को, मस्जिदों को इलाहाबाद में बुलडोजर लगाया गया, कभी रिएक्ट नहीं किए। तो लोग देख रहे हैं। जहां तक वेस्ट बंगाल का सवाल है, तो 6 सीट खड़े और वहां पर भी आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है वहां पर। बंगाल में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, बिहार में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि बिहार में सिवान में एक 8 साल के बच्चे को नीतीश कुमार की सरकार, जिसमें राजद भी है, कांग्रेस भी है, भाई बीच में मत बोलिए, 8 साल का एक लड़के को आपने गिरफ्तार कर लिया। पिछले 5 दिन से उसकी मां बेचैन है, अपने बेटे के लिए जुदा कर दिया आपने। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, जो और हमको गाली देते हैं, आज वो खामोश क्यों है? आज खामोश क्यों है? भाई मदरसों पे सर्वे हो रहा है, खामोश क्यों है? बोलिए ना। नहीं बोलेंगे तो ये इनकी हिपोक्रेसी है, ये इनका दोहरा चेहरा है, जो बुरी तरह से लोग एक्सपोज हो रहे हैं। सर, बिहार में अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन बिहार में इन दिनों में जंगलाराज के हालात बन गए। एक आदमी निकलता है, दलादल गोलियां बरसाता है, उन दोनों की मौत होगी, कम से 15-20 घायल। नहीं, बिल्कुल वो उसकी हम कंडेम करते हैं। ना सिर्फ वो, बल्कि 8 साल के बच्चे को पकड़ लिया, बताइए आप। 8 साल को और पुलिस के बड़े ऑफिसर झूठ बोलते हैं। उसकी मां बर्थ सर्टिफिकेट मीडिया को दे चुकी है, बर्थ सर्टिफिकेट आ चुके हैं। घरों पर हमले होते हैं। एक 85 साल के एक बुजुर्ग का पैर तोड़ दिया गया। और आप सही कह रहे हैं, वो जो बेगूसराय की बात कर रहे हैं, वहां पर फायरिंग हुई, तो सही है, ये लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है। सर, एक मुख्य सवाल मेरा है कि जो राजस्थान में आप किस बेस पे लड़ेंगे? और ये जो है यहाँ पे जो बिजली का समस्या, पेट्रोल की समस्या बहुत चल रही है। हाँ, वो तो बोला हो ना, ये महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कहाँ के? और भी जो पार्टीज हैं वो ये अपनी जगह तलाश कर रही है। हाँ। तो आपका किस तरीके से स्ट्रैटेजी को भी रणनीति रहेगी, किस तरीके से प्लान है? नहीं, अब पहला तो हमारा यहाँ पर आना, पार्टी की कैसा काम चल रहा है उसका जायजा लेना, उनसे फीडबैक लेना, फिर हम भी आते रहेंगे। और हाँ, बिल्कुल कंटिन्यूस होगा और इंशाल्लाह और भी सभाएं होंगी और बहुत से बड़े बड़े लोग हमारी पार्टी में
ज्वाइन करेंगे, जो राजस्थान में उनका एक मुकाम है, इज्जत है उनकी। सर बिहार अरे एक सेकंड शांत रहो यार। उन्हें एक जगह इकट्ठा कर रहे बिहार के सीएम नीतीश कुमार है, क्या आपके पास संगठन से कोई बुलावा आया या आप उनसे मिलने जाएंगे? और सेकंड सर, एक मिनट, पहला सवाल सुन लीजिए, सेकंड फिर पूछिए। भाई आप तो हमको गाली देते हैं, आप हमको गाली देते हैं, भाई कोई चीज बाकी रखी आपने हमको, भाई आपने तो क्या क्या बोलना था बोल दिया हमको। अच्छा ये बोलिए कि अगर हम भाजपा के साथ मुख्यमंत्री बन जाते तो आप लोग क्या कहते हमको? एक बार नहीं, दो बार बने, फिर छोड़ा आपने, फिर बन गए। भाई यही तो हम बोल रहे हैं कि भाई ये सेकुलरिज्म का सेकुलरिज्म एक गाली हो चुकी है। माने आप भाजपा को साथ सत्ता में रहेंगे, गोधरा के वक्त साथ में थे, मुख्यमंत्री बने, फिर छोड़े, फिर उनसे शादी कर लिए, फिर तलाक दिया, फिर किसी और से आपने पॉलिटिकल शादी कर ली। ये आपकी पॉलिटिक्स जो है वो सेकुलर है, और हम एक कमजोर समुदाय की इज्जत के लिए, सम्मान के लिए, उनकी हिस्सेदारी के लिए, सीमांचल के इंसाफ के लड़ रहे हैं, तो हमको गाली दी जाती है। तो ये भी तो देश देख रहा है ना इन लोगों को। लेकिन सर अगर एक तरीके से देखा जाए तो बिहार में भले ही बीजेपी के अगेंस्ट में सरकार बनी, लेकिन वहाँ पे भी कई लीडर्स ने बीजेपी ज्वाइन करना भी चालू करा हुआ है। गोवा में भी कांग्रेस के कई लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसको किस प्रकार से देखिए, ये हमारा मानना ये है कि आप जनता को धोखा मत दीजिए। जब आप किसी के मुखालिफत में या किसी की तायीद में वोट लेते हैं तो आप धैर्य रहिए। अगर किसी का मकसद सिर्फ सत्ता है तो जनता को समझना चाहिए कि इन लोगों का साथ मत दीजिए। अगर आपका चुनाव लड़ने का मकसद ये नहीं है कि मैं सीमांचल से इंसाफ करूंगा, मैं बिहार के मुसलमानों से इंसाफ करूंगा, दलितों से इंसाफ करूंगा, उन पे तकलीफ जब उठेगी तो मैं पहुंच जाऊंगा, और अगर आप उन सबको भूल जाएंगे तो फिर आपका चुनाव लड़ना तो सिर्फ अपनी पर्सनल सेल्फिशनेस के लिए है। और आप ये समझ रहे हैं कि मेरे पास दौलत है या मेरे को कोई दौलत देगा तो मैं चेहरा बदल लूंगा और किसी का और पार्टी का कपड़ा डाल लूंगा। तो जनता देख रही है। आज आपको फायदा हो रहा है, मगर इस बात को मुझे यकीन है कि वो जनता उनको माफ नहीं करेगी।